Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बिकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कनेक्टेड है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। वैसे एमएलएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका टॉपिक है पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम, मतलब आंशिक और संपूर्ण संतुलन या सामान्य संतुलन। बट यहाँ पे हम लोग उससे पहले संतुलन या इक्विलिब्रियम के अर्थ, उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम? कहा जाता है इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक एनालिसिस या आर्थिक विश्लेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए कुछ इकोनॉमिक्स इसे इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक्चुअली एक संतुलन विश्लेषण है, क्योंकि यहाँ पे हम हर बार इक्विलिब्रियम को ही स्टडी करते हैं। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, यहाँ पे आपको मीनिंग दिख रहा है। द टर्म इक्विलिब्रियम, मतलब जो संतुलन शब्द है उसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अ स्टेट ऑफ बैलेंस या संतुलन की स्थिति, जिसे हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट, आराम की स्थिति। एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपके दो फोर्सेस, दो वस्तुएं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं, दो संतुलन, दो फोर्सेस, वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है। इसे अगर और भी सामान्य शब्दों में हमें समझना हो तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर एग्जैक्टली इक्वल। जैसे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्हें मालूम होगा दो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई, जो एक दूसरे के विपरीत है। डिमांड बढ़ती है जब प्राइस कम होता है, लेकिन सप्लाई कम होती है जब प्राइस कम होता है। तो इन दोनों में क्या है, विपरीत या आपको अपोजिट रिलेशन दिखता है। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ पे ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाती हैं, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम का स्टेट। It is a state wherein all influences balance each other, so there is no pressure for further change. कहते हैं दो फोर्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, वो खाली एक होगा। उसमें और कोई चेंजेस करके आप नया इक्विलिब्रियम नहीं ढूंढ सकते जब तक कि उन फोर्सेस के अंदर आप कुछ चेंजेस ना करते। माइक्रो और मैक्रो में, मतलब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में ही इक्विलिब्रियम को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, समझते हैं, ताकि उससे जुड़े हमारे जितने भी कारक, जितने भी वेरिएबल्स हैं, हम उनको फर्दर स्टडी कर सके। अब यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में आपको दो टर्म्स बताए हैं जो धीरे धीरे करके हमें समझने ज़रूरी है हमारे नेक्स्ट ग्राफ के लिए। सबसे पहला टर्म है इक्विलिब्रियम प्राइस। मैं भी माइक्रोस लेवल पर हूँ। मैंने कहा था दो टर्म्स हैं आपके पास, दो फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई। डी डिमांड के लिए, एस सप्लाई के लिए, मतलब मांग और पूर्ति। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट करते हैं, वहां से जो प्राइस निकलता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन मूल्य। इसको हम वापस क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस इज वन एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, उसकी मांग की मात्रा एग्जैक्टली उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर हो और इस प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हो, तो वो प्राइस क्या कहलाता है, संतुलन मूल्य। इसी तरह से मूल्य के साथ एक और आया आपका क्वांटिटी या मात्रा। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, किसी भी कमोडिटी के इक्वल। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना सरप्लस होगा ना शॉर्टेज होगी, क्वांटिटी में वस्तु की ना कमी होगी ना उसका अधिशेष रहेगा। और ये सरप्लस शॉर्टेज हम आने वाले ग्राफ्स में देखेंगे। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि यह है डिमांड कर्व, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ये इंडिकेट करते हुए कि जैसे प्राइस कम होता है वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। यह है सप्लाई कर्व, जो नीचे से ऊपर जाता है, ये इंडिकेट करता है कि प्रोड्यूसर जो आपको मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, जैसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वो सप्लाई भी बढ़ा देता है। मतलब डिमांड और सप्लाई में उल्टा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। अब डिमांड और सप्लाई दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो कर्व्स हैं, इन्होंने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, इसको हमने नाम दे दिया ई। तो ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कनेक्ट होते हुए जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओपी, पी थोड़ा क्लियर नहीं है, ओपी डैश, तो ओ मैंने लिया ओरिजिन, ओ पी डैश मेरा क्या बना, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो प्राइस है जिस पे डिमांड और सप्लाई प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इक्वल। और ये ओ क्यू डैश
वो क्वांटिटी है जिसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब ओपी प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस पे प्रोड्यूसर को बेचने में भी तकलीफ नहीं है और कंज्यूमर को खरीदने में भी तकलीफ नहीं है। और इस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है, वो है हमारी ओ क्यू डैश। सो ये है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट मीन्स अ पॉइंट ऑफ रेस्ट जहां पे कोई चेंज अगर हुआ तो इक्विलिब्रियम हिल जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये एक बेसिक बिहेवियर में चल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़े से चेंजेस करते हैं। मान लीजिए प्राइस बढ़ गया। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, इफ द प्राइस इज हायर, जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस हो गया तो वो सरप्लस को रिजल्ट करेगा। सरप्लस कैसे होगा, अभी मैं इसके आगे ग्राफ भी बताऊंगी। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो एक प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल कराना चाहेगा, लेकिन कंज्यूमर या उपभोक्ता उसे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब गुड्स की क्वांटिटी मार्केट में क्या हो गई, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा हुई तो डिमांड और सप्लाई एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, नहीं मिल रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे आ गए, डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स पूरी क्वांटिटी नहीं बेच पा रहे जितनी वो बेचना चाहते थे। अब एक्स्ट्रा क्वांटिटी को बेचने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस को फिर से कम कर देगा। इसका मतलब प्राइस बढ़ा, सप्लाई ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा हुई, डिमांड नहीं है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए या सप्लाई को ख़त्म करने के लिए प्राइस को हमने फिर क्या कर दिया, कम। ऑल इन ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से हिले, लेकिन अल्टीमेटली हमें फिर उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना पड़ गया, जो कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, ई मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ओपी मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है। मान लेते हैं प्राइस किसी भी कारणवश ओपी से ओपी डैश आ गया, यहाँ से इतना प्राइस का चेंज हुआ। इस प्राइस के चेंज होने के कारण जो यहाँ पे मेरा ये था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उसमें चेंज आ गया। इस प्राइस पे सप्लाई है यहाँ, जैसे मैं लेट से बोल देती हूँ ए, और इस प्राइस पे ये डिमांड कर्व कहाँ आ रहा है, यहाँ, इसे हम क्या कह देते हैं, बी। तो ये पूरा एरिया क्या दिखा रहा है, सरप्लस। अगर इसको आप इसी तरह से नीचे लेकर आए, ये क्वांटिटी पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी ओ क्यू, लेकिन प्राइस के बढ़ने के कारण सप्लाई तो पहुंच गई ओ क्यू वन पे या ओ क्यू डैश पे, लेकिन डिमांड कितनी कम हो गई, ओ क्यू डबल डैश। तो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो कि सप्लायर के कारण मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या दिखा रही है, वो हमारी सरप्लस की सिचुएशन दिखा रही है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर को खत्म करना है अपना एक्स्ट्रा स्टॉक, और उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, वो क्या करे, वो इसके प्राइस को फिर से कम कर दे। तो घूम फिर के आपको फिर उसी पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना पड़ेगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू आर बैक टू ई पोजिशन अगेन। तो एक सप्लाई कर्व है, एक डिमांड कर्व है, इन दोनों सप्लाई और डिमांड कर्व का अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या रहेगा, एक। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये था मेरा ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस बढ़ के यहाँ पहुँच गया ओपी डैश, इतना सा इंक्रीज हुआ, उसके कारण सप्लाई बढ़ गई और डिमांड हो गई कम। तो ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप है, ये है सरप्लस। एक्स्ट्रा स्टॉक प्रोड्यूसर का नहीं बिक रहा, अल्टीमेटली उसको प्राइस को फिर कम करना पड़ेगा, प्राइस कम किया, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, घूम फिर के आप फिर उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए। तो सरप्लस पोजीशन में यू अगेन कम बैक टू द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसी तरह से लेट्स गो विद द अदर सिचुएशन। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर प्राइस बढ़ जाए, अब अगर प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को लग रहा है सस्ता है, खरीद लिया जाए, तो डिमांड बढ़ गई, जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल थी सारी बिक गई। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि हमें और क्वांटिटी चाहिए थी, वो नहीं खरीद पाए। अब जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वो सिचुएशन क्रिएट करता है प्राइस बढ़ाने की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर कीमत कम होती है तो जितनी भी उपलब्ध मात्रा हम बेचते हैं वो सारी बिक जाएगी, लेकिन उपभोक्ता असंतुष्ट रहेंगे, दे विल बी अनसैटिस्फाइड। क्यों, क्योंकि उन्हें जितनी क्वांटिटी चाहिए थी वो नहीं खरीद पाए और वो उसके लिए कुछ भी पे करने को तैयार है। इसी तरह से हम कहते हैं कंज्यूमर्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्राइस में क्या हो जाती है, वृद्धि या प्राइस राइज। इस चीज़ को हम नेक्स्ट ग्राफ के थ्रू देखते हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में हम लोगों ने क्या दिखाया है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये मेरा प्राइस है,
और ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब हुआ ये कि प्राइस कम होके यहाँ पहुँच गया, लेट्स से एज OP2, इस पॉइंट को हम OP2 कह देते हैं। जैसे ही प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर कम रेट पे ज़्यादा बेचना नहीं चाहता, लेकिन डिमांड बढ़ गई। तो अब इसके कारण डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई, क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज के केस में क्या हुआ, अब हम एज अ कंज्यूमर है, हम सबको वो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, हम ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार हो जाएंगे। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, अल्टीमेटली घूम फिर के हम फिर उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे। सो दो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही रहता है। अगर शॉर्टेज है, आप फिर घूम फिर के उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएंगे, बिकॉज प्राइस राइज हो जाएगा। और अगर एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई जिसे हम सरप्लस कहते हैं, उस केस में फिर प्राइस कम होगा, आप ले दे के फिर उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फिर से आ जाएंगे। नाउ दिस वाज कनेक्टेड विद इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस में कुछ चेंजेस क्या होते हैं और वो चेंजेस कब होंगे, इनको देखते हैं। कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इम्प्लाई एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। जैसे मैंने कहा था कि दो पॉइंट्स का या दो कर्व का इंटरसेक्शन एक ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड और सप्लाई में कोई चेंजेस होंगे नहीं। अगर उनके चेंजेस नहीं होंगे तो इसका मतलब है जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके मूवमेंट्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई में मूवमेंट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इन इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम इज जस्ट ट्रीटेड एज अ टेंडेंसी फॉर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू बैलेंस। मतलब डिमांड भी बदलेगी, सप्लाई भी बदलेगी, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस कर देंगे। हो सकता है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से हटके वो कहीं और इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। तो अब ये वर्ड मैंने क्या बोला, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से हटके वो किसी और इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, एंड दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थिर संतुलन, और अब हम पढ़ेंगे अस्थिर संतुलन और इन दोनों में क्या फर्क होता है। सो लेट्स हैव अ लुक। तीन तरह के इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब इन तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, बट हम इसे भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे डिमांड और सप्लाई से कनेक्ट होते हुए ऑब्जेक्ट क्या था, प्राइस। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट कंसर्न आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब, डिमांड और सप्लाई डिस्टर्ब हुई, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद जैसे शॉर्टेज या सरप्लस आया, वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाती हैं। जैसे इस वाले ग्राफ में, इस ग्राफ में अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो क्या हो रहा था, एक बार के लिए आपका प्राइस बढ़ा, ये आपका एरिया क्या दिखा रहा था, एक्सेस, फिर घूम फिर के आप इसी पॉइंट पे आ गए। अल्टीमेटली यही आपका ग्राफ बार बार बनेगा, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। तो दिस इज व्हाट स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि आप घूम फिर के फिर अपनी पुरानी पोजीशन पे आते हो, उसे हम कहते हैं स्थिर संतुलन या स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थिर संतुलन। अस्थिर संतुलन में क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम तो आएगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम आपके पुराने वाले पॉइंट पे नहीं आएगा, वो नए पॉइंट पे आएगा। दैट मीन्स डिमांड में चेंज आया, सप्लाई में भी चेंज आया, और उन दोनों चेंजेस के कारण एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल गया। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, उसके कारण डिस्टर्बेंस की एक चेन बनती जाएगी, तो ओरिजिनल पोजीशन पे आप फिर कभी नहीं आ पाते। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर अ ऑब्जेक्ट टू अज्यूम न्यूअर एंड न्यूअर पोजीशंस वन दे डिपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। पहले वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर आप हट गए तो आप वापस इक्विलिब्रियम किसी नए पॉइंट पे ढूंढ लेंगे। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अस्थिर संतुलन। अब लास्ट आता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं निष्पक्ष, तटस्थ। इसमें क्या होता है, in neutral equilibrium when the disturbing forces neither bring it back to the original position nor they drive it further away. Now you need to understand हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमने स्टेबल में कहा था कि पुरानी पोजीशन पे आ जाओगे, अनस्टेबल में कहा था कि आप नई पोजीशन पे आ जाओगे, लेकिन न्यूट्रल में एक्चुअली इक्विलिब्रियम होता नहीं है, वो जहाँ वहीं का वहीं रह जाता है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हाट वी आर सेइंग, इट रेस्ट वेयर इट हैज़ बीन मूव्ड। यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये अपने आप में इसका इक्विलिब्रियम हो गया। इट इज़ अ केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम
जहाँ पे उसकी नई पोजीशन मिली वो पोजीशन अपने आप में उसको इक्विलिब्रियम बता देगी। इसे और भी क्लियर करने के लिए हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। यहाँ पे आपको 3 इक्विलिब्रियम्स दिख रहे हैं। ये एक सिंपल मानिए कि ये जो सर्कल है ये एक बॉल है और इस बॉल में अब आप चेंजेस देखिए। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए ये कटोरी है, अगर आप इसको कहीं से भी हिलाएंगे तो अल्टीमेटली घूम फिर के, जैसे बॉल इधर गई लेकिन घूम फिर के फिर से वापस यहीं आएगी, क्योंकि ये कोन शेप है। इसे क्या कहेंगे हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज घूम फिर के इस बॉल को वहीं आना है जैसे ये कटोरी हिलना बंद करेगी। अब देखिए इस पोजीशन को, ये अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे हल्का सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा सा भी इसमें मूवमेंट हुआ, तो बॉल या तो यहाँ गिर जाएगी या यहाँ गिर जाएगी। वो इक्विलिब्रियम ले लेगी बट पुराने इक्विलिब्रियम से हटके। थर्ड देखिए, इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा सकती है, इसके लिए अपने आप में इक्विलिब्रियम है। यहाँ से यहाँ जा सकती है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट उसका नया इक्विलिब्रियम फॉर्म करने के लिए जैसे इस बॉल को यहाँ से यहाँ आके रुकना पड़ेगा, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ कहीं भी रोका जा सकता है, वो अपनी स्पीड के हिसाब से रुक जाती है। सो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और हम क्या कहना चाह रहे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो फोर्सेस का खाली स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन रियलिटी में डिमांड और सप्लाई अगर मूव करते हैं तो वो एक नए इक्विलिब्रियम लेकर आते हैं, विच इज एक्चुअली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल और पार्शियल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे।